हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इस महामारी से लड़ने के लिए सरकारी कर्मचारी देंगे एक दिन की सैलरी पीएम केयर्स फंड में। जी हां दोस्तों, इस महामारी से लड़ने के लिए देश इस समय एकजुट है। हर स्तर और वर्ग से इस दिशा में योगदान दिया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद इस महामारी से जंग के खिलाफ केंद्र सरकार के कर्मचारी और संगठन अपनी एक दिन की सैलरी पीएम केयर्स फंड में दान देंगे। इसके लिए सभी स्टाफ एसोसिएशन ने अपील की है। सरकारी विभाग की ओर से दान की गई सैलरी के बाद धनराशि का आंकड़ा 3,900 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस महामारी से हमारे देश में अब तक 437 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही देश में इस संक्रमण से लगभग 13,000 लोग पीड़ित हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से पीएम केयर्स फंड में दान देने की अपील की है। इसके बाद इस फंड में सरकारी और निजी वर्ग के लोग रकम दान दे रहे हैं। वहीं आयकर विभाग ने कहा है कि पीएम केयर्स कोष में दिए जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोटा में फंसे 7,500 छात्रों के लिए यूपी सरकार ने 252 बसें की रवाना। जी हां दोस्तों, कोटा शहर में फंसे कोचिंग छात्रों को लेने के लिए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने 252 बसें कोटा भेजी हैं। यहाँ यूपी के 7,500 छात्र हैं जिन्हें बसों से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। राजस्थान और यूपी सरकार ने गुरुवार को यह फैसला लिया था। छात्रों के लिए शुक्रवार को 102 बसें झांसी और 150 बसें आगरा से रवाना की गई। रात में ही छात्र बसों से रवाना हो जाएंगे। हालांकि बिहार सरकार ने कोटा प्रशासन द्वारा वहां पढ़ रहे बिहार के बच्चों को वापस भेजे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया को बरगलाता रहा चीन, अब मरने वालों की संख्या में की 50% की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कहर के चलते चीन के वुहान में 2,500 नहीं बल्कि 4,000 के आसपास लोगों ने जान गंवाई थी। यह खुलासा खुद चीन ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच बीजिंग ने इस संक्रमण से हुई मौतों के नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक वुहान में मृतकों की संख्या 50% की बढ़ोतरी के साथ 3,869 पहुंच गई है, जबकि पहले कहा गया था कि यहां इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 2,579 है। इसके अलावा संक्रमित मरीजों की संख्या में भी 325 की बढ़ोतरी की गई है। पूरे चीन की बात करें तो संशोधित आंकड़ों के सामने आने के बाद मरने वालों की तादाद 4,362 और संक्रमित लोगों की संख्या 82,692 हो गई है। तो दोस्तों, चीन के द्वारा विश्व समुदाय को गुमराह करने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी से इकोनॉमी को बचाने के लिए आरबीआई ने की 7 बड़ी घोषणाएं। जी हां दोस्तों, इस महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन जारी है। इस वजह से अर्थव्यवस्था पर तगड़ी चोट लगी है। अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाने के लिए रिजर्व बैंक एक बार फिर से बड़ी घोषणाएं कर रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में कटौती की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने सिस्टम में नकदी बढ़ाने के लिए ऐलान किया। तो दोस्तों जानते हैं आरबीआई ने कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं। तो दोस्तों आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 0.25% घटा दिया है, जिससे अब यह घटकर 3.75% हो गई है। और रिवर्स रेपो रेट के कम होने पर बैंक अब सस्ती दर पर लोन देंगे। नाबार्ड, सिडबी और हाउसिंग फाइनेंस बैंकों को मिलेगी नकदी। एनपीए नियमों में बैंक को दी राहत। T20 देशों में इंडिया की ग्रोथ सबसे बेहतर रहने का अनुमान जताया। बैंक मुनाफे से अगले निर्देश तक डिविडेंड नहीं देंगे। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और दूसरे फाइनेंशियल संस्थानों को अतिरिक्त 20% का प्रोविजन करना होगा। तो यह कुछ घोषणाएं आरबीआई ने आज की मीटिंग के दौरान की। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी सरकार ने पहले लॉकडाउन में दी ढिलाई और अब इस बीमारी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन का सता रहा है डर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में इस महामारी के सामुदायिक प्रसारण की आशंका जताते हुए
शुक्रवार को लोगों से बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने का अनुरोध किया और इस महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन नियमों के कड़ाई से पालन करने को भी कहा है। पिछले 3 दिनों में राज्य में 63 व्यक्तियों में इस महामारी का लक्षण पाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण के मामले राज्य में जो 4 अप्रैल को 69 थे वह 16 अप्रैल को बढ़कर 255 हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा यदि हम लॉकडाउन को सख्ती से लागू नहीं करते हैं तो सामुदायिक ट्रांसमिशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाजारों में भीड़ ना हो, आवश्यक होने पर बाजारों में सशस्त्र पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। इस संक्रमण को लेकर ममता बनर्जी का नजरिया थोड़ा बदलता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री लंबे समय से इस बात पर जोर दे रही थी कि राज्य में एक मानवीय तरीके से लॉकडाउन होना चाहिए और पुलिस को ज्यादती न करने का निर्देश दिए गए थे। हालांकि शुक्रवार को उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि जो कोई भी लॉकडाउन तोड़ेगा उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का बयान, बंद के दौरान स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी निजी स्कूल को इस संक्रमण से बंद के दौरान शुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं है। स्कूल खुलने तक सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूली जाए। सिसोदिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, स्कूलों द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने के संबंध में हमें कई शिकायतें मिली हैं और यातायात शुल्क भी वसूले जा रहे हैं जिसका बंद के दौरान कोई इस्तेमाल तक नहीं हो रहा है। स्कूलों को ट्यूशन शुल्क से ज्यादा वसूलने की इजाजत नहीं है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि यातायात शुल्क, सालाना शुल्क या कोई भी अन्य शुल्क बंद के दौरान वसूल नहीं किया जा सकता, जो कि 3 मई तक जारी रहेगा। इसके आगे उन्होंने कहा, कोई भी स्कूल एक समय पर 3 महीने का शुल्क नहीं वसूल सकते। इस शुल्क को महीने के हिसाब से लिया जाएगा। स्कूलों को अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों समेत सभी कर्मियों को वेतन देने का निर्देश दिया जाता है। वे अपने पैतृक संगठनों से कोष के लिए संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शुल्क जमा हो या नहीं हो, किसी भी छात्र को ऑनलाइन कक्षा में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों की मदद के लिए सरकार का एक और बड़ा कदम, शुरू की किसान रथ एप्लीकेशन। जी हां दोस्तों, इस महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में कृषि मंत्रालय ने फसल को आसानी से बाजार तक पहुंचाने के लिए नई किसान रथ ऐप को लॉन्च किया है। कृषि और कल्याण मंत्रालय की नई ऐप किसान रथ ऐप से फसलों की आवाजाही आसान हो सकेगी। इस मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है और यही सपोर्ट भी दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस ऐप से किसान उत्पादन संगठन केंद्र, गांव हाट, गोदाम, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, प्रोसेसिंग यूनिट, थोक और खुदरा बाजारों तक फसलों की आवाजाही में मदद मिलेगी। मंत्रालय के अनुसार इस ऐप से देश भर में 5 लाख ट्रक और 20,000 ट्रैक्टर जुड़े हैं। इससे फसलों की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इस महामारी के बाद डगमगाई चीन की अर्थव्यवस्था, 44 साल बाद जीडीपी में आई इतनी भारी गिरावट। जी हां दोस्तों, चीन की जीडीपी में 1976 की विनाशकारी सांस्कृतिक क्रांति के बाद से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2020 की पहली तिमाही में यह 6.8% घट गई। इस दौरान इस महामारी का मुकाबला करने के लिए उठाए गए अप्रत्याशित उपायों के चलते दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थम सी गई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने शुक्रवार को कहा कि 2020 की पहली तिमाही में चीन का सकल घरेलू उत्पाद 20,650 अरब युआन यानी लगभग 2910 अरब डॉलर रहा, जो कि पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 6.8% की गिरावट दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। अगले 24 घंटे में बार बार बदलेगा मौसम का मिजाज। कहीं होगी बारिश तो कहीं खिलेगी धूप और कहीं चलेगी धूल भरी आंधी। जी हां दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान तेजी से चढ़ रहा है, हालांकि न्यूनतम तापमान में भी उतनी तेजी नहीं देखी गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में मौसम बार बार अपना मिजाज बदलेगा। देश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि पाकिस्तान के आसपास विकसित हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत
भारत के उत्तरी राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदलेगा और तेज धूल भरी आंधी चल सकती है। साथ ही गरज और चमक के साथ हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। अगले 24 घंटे में तेलंगाना और कर्नाटक में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पूर्वी भारत में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिनों में आंधी बारिश से किसानों को नुकसान हो सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मौसम भी खराब होने के आसार हैं। कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी आसार जताए गए हैं। मौसम में होने वाले बदलाव से गेहूं की कटाई पर असर पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। दोस्तों वैश्विक स्तर पर हो रही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और भारत में जारी लॉकडाउन के बीच क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट लगातार जारी है, जिससे भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बने हुए हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कम खपत की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 69 रुपए 59 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 62 रुपए 29 पैसे पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 150 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ सोना। जी हां दोस्तों, ग्लोबल इक्विटी मार्केट में तेजी और रुपया मजबूत होने के बीच आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। भारत में लॉकडाउन की वजह से स्पॉट गोल्ड मार्केट बंद कर दिया गया है। अब सरकार ने इस लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून वायदा बाजार में सोने का भाव 1500 रुपए प्रति 10 ग्राम लुढ़क कर 45,685 रुपए के स्तर पर आ गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी आज 4% की गिरावट देखने को मिली है। जून वायदा वाले चांदी का भाव 42,667 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में दोहराया गया मुरादाबाद जैसा कांड, टोंक के कर्फ्यू एरिया में पुलिस टीम पर हमला। जी हां दोस्तों, इस महामारी के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी मजबूती से खड़ी हैं और इससे निपटने के लिए तमाम डॉक्टर्स, सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह अपनी परवाह किए लगे हुए हैं। वहीं समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह हेल्थ वर्कर्स दुश्मन नजर आ रहे हैं। इस महामारी को लेकर देश में जारी लॉकडाउन के बीच हेल्थ वर्कर्स पर हमले के कुछ मामले सामने आए थे। इसी क्रम में राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ है। राज्य के टोंक जिले में पुलिस वालों पर हमले की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि टोंक में जारी कर्फ्यू के बीच संक्रमण प्रभावित अल्पसंख्यक इलाकों में गश्त करने गई पुलिस पर लोगों ने अटैक किया। बताया जा रहा है कि यह हमला वहां के लोगों ने घेर कर किया और लाठी डंडे और तलवार का इसमें उपयोग किया। इसके चलते पुलिस के 3 सिपाही घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दोस्तों ऐसे असामाजिक तत्वों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें और इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी को लेकर अमेरिका के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी चीन पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, इस महामारी से निपटने में चीन के प्रयासों पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी सवाल उठाए हैं। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। इस बीच इस बीमारी से मुकाबले के मोर्चे पर फ्रांस को कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाले संक्रमितों की संख्या में लगातार दूसरे दिन और आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या में लगातार 6ठे दिन कमी आई है। फ्रांस में अब तक इस बीमारी से करीब 18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में करीब 1.5 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बीएमसी ने असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर और नर्स के पदों पर निकाली वैकेंसी। जी हां दोस्तों, बीएमसी ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत स्टाफ नर्स, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर और सीनियर कंसल्टेंट के पदों पर नियुक्ति निकाली है। इसके तहत 570 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये रिक्तियां 7 हिल्स अस्पताल में अलगाव वार्ड में इस महामारी से पीड़ित मरीजों के लिए निकाली गई हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार 18 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें कि इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवार को बीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।